हे एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। सो हम 400 की सीरीज़ के स्टैंडर्ड कर रहे थे, जिसमें से हमने लास्ट में 402 किया था और हम सेकंड स्टैंडर्ड कर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली स्टैंडर्ड इन दिस सीरीज़ 450। सो आपको इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स ही मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन एंड द समरी स्टार्ट। 450 का मतलब क्या है? पहले तो 450 कौन सा स्टैंडर्ड है ये देखो। द इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, गलतियाँ, बड़ी बड़ी गलतियाँ जो रेक्टिफाई होनी चाहिए, जिससे की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे असर आ रहा है, गलत वो भी। तो इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब ऑडिट करते वक्त ऑडिटर ने जो भी मिस स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करी थी तो उसका वो इवैल्यूएशन करेगा कि इसके आगे अब हमें क्या कैसे प्रोसीड करना है, राइट। ठीक है, कि अगर ये सही है तो आगे सही प्रोसीड करना है, अगर आपको ये सही नहीं लग रही है रेक्टिफाई करो, एडवर्स लग रही है रिमार्क्स दो, वट एवर, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले ये समझना कि मिस स्टेटमेंट एक्चुअली मतलब क्या होता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है देखो, गलती क्या होता है? गलती मतलब कैसा बताया गया और कैसा करा है। अगर आपको बताया गया है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, और आपने कर दिया ए सी बी, तो ये बोलेंगे ना कि एक्चुअली होना चाहिए था ए बी सी, आपने कर दिया ए सी बी, तो उसका डिफरेंस बताया जाता है कि दिस इज़ अ मिस स्टेटमेंट। ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स, जितने भी आपकी चीज़ें होंगी, है ना, जो आपको बताई गई होगी, प्रूडेंस ऐसी होनी चाहिए, डिस्क्लोजर ऐसा होना चाहिए, आपके स्टैंडर्ड जैसे होने चाहिए, आइटम्स ऐसे लगेंगे, नोट्स ऐसे बनेंगे। तो जो भी रिपोर्टेड है ना, जो भी आपने जितनी भी डिस्क्लोजर्स रिपोर्ट करे होंगे किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और डिस्क्लोजर ये तो आपने रिपोर्ट करे, मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है, एक्चुअल पोजीशन है, राइट। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। और होनी कैसी चाहिए थी? दिस इज द स्टैंडर्ड पोजीशन। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन बोल रहा है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर आइटम्स इन एप्लीकेबल एफआरएफ। तो समझ जाइए, एफआरएफ तो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया सबके लिए, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो कि अपने आप में क्या है, बेंचमार्क है, जो कि क्या बोलता है कि आपको ऐसे काम करना है, और अगर आप ऐसे काम नहीं करते हो तो फिर गलत माना जाता है। तो इसीलिए बोला कि ये एप्लीकेबल एफआरएफ है, जो कि ये बेंचमार्क है, और आपने जो रिपोर्टेड आइटम्स के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया है, उन दोनों के बीच का जो भी डिस्क्लोजर रहा होगा, आइटम्स रहे होंगे, प्रूडेंस रहा होगा, नोट्स रहे होंगे, जैसे भी बनाना चाहिए था और आपने बनाया, उसमें जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे देख लो, ये जो आपके बीच में, जो दोनों के बीच में डिफरेंस आया है ना, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसी भी वजह से अराइज हो सकता है। दैट माइट अराइज ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ठीक है, तो ये एरर की वजह से भी अराइज हो सकता है और फ्रॉड की वजह से भी। कोई वो स्पेशली नहीं है कि ये फ्रॉड ही फ्रॉड होगा, गलती से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब पूरे स्टैंडर्ड को हम कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे। आप फ्लो चार्ट साथ साथ देखते रहिए और अपने कीवर्ड मार्क करते रहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है द सोर्सेज। पहले हमें सबसे पहले आप ये बता दो गलतियां होती कैसे हैं, कहाँ से पता चलेगा कि गलती हो गई है, सोर्स क्या है मिस स्टेटमेंट का। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम अदर देन फ्रॉड। देखो, दो मैंने कैटेगरी हमने डिवाइड कर ली है, एक फ्रॉड की वजह से गलतियां होना, एक नॉन फ्रॉड की वजह से। तो सबसे पहले हम ऐसे पढ़ रहे हैं वो गलतियां जो नॉन फ्रॉड की वजह से हो रही हैं, उस गलतियों को पता लगाना है, तो सबसे पहले उसकी जड़ पकड़नी होगी। दैट इज द सोर्सेज, वी नीड टू फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स। तो द फर्स्ट पॉइंट सेज द इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। आप खुद ही समझ जाओ, अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो डेटा, 1 + 1 + 1 कर रहे हैं, 3 की बजाय आपने 4 कर दिया, तो दैट इज द प्रोसेसिंग माइट बी रॉन्ग। और गैदरिंग द डेटा, आपको गैदर करना था 10,000 का बिल, एक 10,000 का बिल, और आपने उसे 10,000 करने की बजाय 1 लाख + 1 लाख कर दिया, राइट। 10 + 10,000 + 10,000 करने की बजाय 1 लाख + 1 लाख। सो गैदरिंग में गलती हो गई या प्रोसेसिंग में गलती हो गई। फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज प्रिपेयर्ड, वो बड़ी गलती हो गई। दूसरे पॉइंट देखो, ओमिशन, आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया। आपके पास 3 बिल आए थे, 3 तरफ एक बिल खो दिया और आपने सिर्फ 2 बिल ही बुक्स में मार्क करे, तो आपका 2 बिल दिखाई दे रहे हैं। तो ओमिशन ऑफ अकाउंट और डिस्क्लोजर आपने किया नहीं। तीसरा, इनएक्यूरेट अकाउंटिंग एस्टीमेट। आपको एक एस्टीमेट लगाना था, सपोज करो आपकी महीने की सैलरी आपके स्टाफ की लगानी थी, आपने एस्टीमेट लगाया कि चलो 1 लाख खर्च होगा, जबकि एक्चुअल 1 लाख नहीं था, एक्चुअल 5 लाख था। तो एस्टीमेटिंग लगाने में आपकी गलती हो गई, क्योंकि उस महीने आपने ज़्यादा इंप्लॉयज़ को हायर करा था। तो आपको तो याद रहा कि मैंने लास्ट टाइम पे 1 लाख दिए थे, पर इस साल न्यू इंप्लॉयज़ आ जाने की वजह से वो कहाँ तक इंक्रीज हो गई, 5 लाख तक, पर आप भूल गए, आपने एस्टीमेट रॉन्ग कर दिया। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम ओवरलुकिंग और क्लियर मिसस्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, मतलब आपने फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर दिया, इसकी वजह से एस्टीमेट्स गलत हो गए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जो भी जजमेंट रही होगी ना, उसमें गलती रही होगी। और सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन
ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो, या तो आपने जो जजमेंट लगाई होगी एस्टिमेट करने में वो आपकी जजमेंट सही नहीं रही, या फिर आपको जो अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट करनी थी और उनको अप्लाई करना था वो आपने ठीक से नहीं किया। ठीक है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना आपके पास, क्रेडिट लें, कैश लें, क्या लें, और ऐसे आगे भी पॉलिसीज़ होती हैं कि फीफो मेथड लें, लीफो मेथड लें, या कैसे रैंडम बेस लें। तो वो सब कैटेगरीज होती हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आपके हिसाब से बुक्स बनती हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करनी होती है। तो इस बेसिस पे बता रहे हैं कि यहाँ भी गलती होने के चांसेस हैं। तो ऑडिटर को क्या करना है, विच ऑडिटर कंसिडर अनरीजनेबल और इनएप्रोप्रिएट। तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप सपोज करो एस्टीमेट लगाने के एक प्रॉपर तरीका होता है, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन का एक तरीका है, पर वो ना लेकर एंटिटी ने कुछ और ले लिया, तो एंटिटी के अकॉर्डिंगली क्या हो गया वो, एंटिटी ने ऑडिटर के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, एंटिटी ने तो गलत ले लिया, ऑडिटर ने उसे चेक किया, उसे अजीब सा लगा, तो उसके हिसाब से अनरीजनेबल और इनएप्रोप्रिएट है। तब जाकर ये क्या बन जाएगा, एक सोर्स बन जाएगा जो मिसस्टेटमेंट को अराइज करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है इम्पैक्ट की। अब पहले तो हमने दौड़ लिया सोर्सेज, कैसे कैसे सोर्सेज अराइज होंगे। फ्रॉड, देखो फ्रॉड को तो साफ पता है कि 3-4 लोगों ने मिले, फ्रॉड करने की कोशिश की और फ्रॉड कर दिया, ये तो मिस स्टेटमेंट मुझे पता चल गई, जैसे सत्यम में कर रहे थे वो लोग। अगर सपोजिंगली अगर फ्रॉड नहीं है, कुछ और है, गलती हो रही है किसी से, तो गलती को कैसे पता चलेगा, किसी ने गैदर करा गलत, प्रोसेस गलत करा, या फिर उसने प्रॉपरली असेंबल नहीं करी चीज़ों को, रिकॉर्डिंग नहीं करी, पॉलिसी सही से सिलेक्ट नहीं करी, है ना। तो हमने बात करी, और क्या क्या नहीं करा उसने, अकाउंटिंग एस्टीमेट नहीं बनाया, ओमिशन कर दिया, ये सब है अदर देन फ्रॉड के। फ्रॉड में तो पता ही है, बट अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाँ इसकी, इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। अब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर आपने जो मिस स्टेटमेंट्स पकड़ी उसको ठीक नहीं किया, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को ठीक नहीं किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ड्यूरिंग द ऑडिट। आपने पता करा ना, इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू देम। तो ऑडिटर को ऑडिट के दौरान ये गलतियां मिली और उस गलतियों की तरफ ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना कि ऑडिटर को गलतियां मिली तो उसको वहीं छोड़ना नहीं होता, उसको रेक्टिफाई करवाना होता है। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडिटर, दैट मीन्स इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। बेसिक अगर हम सीधी भाषा में ये वाली बात बोले तो सीधी भाषा में बात ये निकल के आती है कि आपको अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के बारे में क्या करना होता है, बताना होता है कि क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे असर रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब इसको पॉइंट्स में करेंगे। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर, पता लगाएगा कि वेदर क्वेश्चन मार्क अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मटीरियल। सबसे पहले तो ये देख लो, जो भी आपकी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है ना, जो भी ये हैं, कि ये देख लो आप, ये मटीरियल हैं या नॉट मटीरियल है। क्योंकि अगर नॉट मटीरियल है तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर मटीरियल है तो हम इन्हें क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो अभी आपको सबसे पहले वेदर में क्या करना है, पता लगाना है कि वो मटेरियल है या नहीं है, इंडिविजुअली हो या एग्रीगेट। तो गलतियों को या तो अलग अलग रख के देख लो, अलग अलग इंपॉर्टेंट है तो अलग अलग बताओ कि मटेरियल है या नहीं, और अगर एग्रीगेट करना है तो छोटी छोटी गलतियां तो सबको एग्रीगेट करो और फिर देखोगे गलती बड़ी है या छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शैल कंसिडर, क्या कंसिडर करेगा वो, क्या साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, मतलब जो गलती हुई है उसका साइज और नेचर क्या रहा फॉर CAD एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी वो डिस्क्लोजर करेगा और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए ऑडिटर को दोनों चीज़ों के लिए देखना है कि वो फ्रॉड वगैरह से भी जुड़ा हुआ है कि या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी क्या इम्पैक्ट है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड, मतलब पिछले पीरियड, सपोज करो लास्ट पीरियड में कोई गलती हुई थी और मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ हम नेक्स्ट पीरियड में इसको ठीक कर देंगे, तो आपको ये देखना है कि कोई लास्ट पीरियड में मिस स्टेटमेंट थी, उसका कोई इफेक्ट आ रहा था प्रायर पीरियड्स में, जो कि अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और अभी ठीक किया है या नहीं करा, किस पर, ऑन CAD एंड FS, मतलब जो भी आपने करंट पीरियड के हिसाब से देखना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है कि उन्होंने ठीक किया है या नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG, ये तो हमने देखो 265 में भी देखा था, ऑडिटर कोई भी चीज़ मिलेगी, मैटर मिलेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, मैनेजमेंट के पास, या फिर मैनेजमेंट से भी ऊपर जो लोग बैठे रहते हैं दैट इज़ TTWG के पास। उनको क्या बताएगा, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के बारे में बताएगा और उनके इफेक्ट के बारे में बताएगा, है ना। सारी बातें जैसे बच्चे होते हैं पेरेंट्स के पास जाके सारी चीज़ें रखते हैं, गलत सही को डिस्कस करते हैं, ऐसे एक तरीके से वो वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शैल रीअसेस मतलब रिकैलकुलेट करेगा, वो उसकी मटीरियलिटी को फिर से कैलकुलेट करेगा कि वो मटीरियल है या मटीरियल नहीं है, कैसे उसको आगे प्रोसीड करना है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बताना है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है, बड़ी अथॉरिटीज़ को बताना है या नहीं बताना, राइट, ऐसी चीज़ों को देखेगा। तो ऑडिटर शैल रीअसेस दी मटीरियलिटी, मैं कहा था ना
कि वो रीअसेस किसको करेगा, हाँ, मटीरियलिटी को करेगा, डिटरमिन इन एस 320 में तो हमने ये पता लगाया था कि ऑडिटर मटीरियलिटी को कैसे चेक करेगा। एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होता है, एक मटीरियलिटी होता है, उसको लगाने के एक लेवल होता है, एक रेंज होती है, उसके हिसाब से वो चेक करता रहता है, उसके स्कोप में सारी चीज़ों को चेक करता है, उसके हिसाब से चेक करेगा कि मेरे जो आइटम है जिसको मैं बार बार रेक्टिफाई करने को बोल रहा हूँ, जिसको मैं दूसरी भाषा में अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ऑडिट में, तो अगर मुझे इसको देखना है कि अब ये क्या, इसकी क्या एनालिसिस है, तो मैं क्या करूँगा, रीअसेस करूँगा इसकी मटीरियलिटी को। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर मैनेजमेंट इफ द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर इमटीरियल। सपोज करो आपने मैनेजमेंट के साथ ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस कर लिया था यहाँ वाले से, और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी गलती निकल के आती है वो बहुत ट्रिवियल है, पिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेटी गलती है, बहुत ही छोटी गलती है, इमटीरियल है, तो ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है ना, हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं अगर वो आप खुद ही कह रहे हैं अरे सर ये गलती ज़्यादा बड़ी नहीं है, बाई चांस हो गई होगी, छोड़ दो इसको, तो हम उनसे क्या बोलते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, आप इसको लिख कर दे दो कि ये छोटी गलती है, तो हम कोई बात नहीं, हम अपने वर्किंग पेपर में लगा देंगे, बाई चांस फ्यूचर में कोई गलती लाइबिलिटी अराइज होती है इसके रिगार्डिंग, तो हम WR दिखाने के लाइबल हो जाएंगे, तो उससे कोई हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। इसीलिए उनसे आपको क्या मांगना होता है, WR। तो ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द WR फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड TCWG, राइट। दिस इज रियली वेरी सिंपल। तो आपको फटाफट से पॉइंट्स ऐसे रिवाइज हो जाएंगे समरी चार्ट को देखकर, है ना, कि कैसे इफेक्ट को निकाले, साइज नेचर को कंसिडर करना होता है, अच्छा इफेक्ट ऑन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट देखना होता है प्रायर पीरियड के रिलेशन में, फिर कम्युनिकेशन करनी होती है TCWG के साथ, मटीरियलिटी रीअसेस करनी होती है, फिर अगर मैनेजमेंट के हिसाब से वो इमटीरियल है तो फिर उसको TCWG से WR लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू एडजस्ट, सपोज करो यहाँ पर WR लेना था, ये तो वो बात हो गई। अगर सपोज करो आपने मैनेजमेंट को क्या बोला, रेक्टिफाई करने को बोला, आपने मैनेजमेंट को कहा प्लीज़ इसको क्या कर दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए, और मैनेजमेंट इसको रेक्टिफाई नहीं कर रही है, टू एडजस्ट इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड ऑडिटर नॉट एबल टू कंक्लूड, और क्यों, ऑडिटर कह रहा है कि ये चीज़ गलत है, आप इसे रेक्टिफाई कर दो, मैनेजमेंट उसे रेक्टिफाई करने को तैयार नहीं है, तो ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर पाएगा, फाइनल अपनी ओपिनियन नहीं दे पाएगा। तो ऑडिटर नॉट एबल टू कंक्लूड वेदर एग्रीगेट ऑफ द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज नॉट मटीरियल। वो किस बात को कंक्लूड नहीं कर पाएगा, ध्यान से देखो दोबारा से इस लाइन को ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेदर, कि क्या, वेदर मतलब क्या, एग्रीगेट्स, अगर मैं सारी गलतियों को जोड़ूं, कौन सी गलती है, वो जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, जिन्हें ठीक नहीं किया गया, वर्ड करेक्टेड नहीं है, अनकरेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी रेक्टिफाई करने के लिए पर उन्होंने रेक्टिफाई नहीं करी थी। तो अगर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को ठीक नहीं किया गया और इन सभी गलतियों को मैं एग्रीगेट करूं, तो क्या ये एक मटीरियल बनेगी या नहीं बनेगी, इज़ नॉट मटीरियल। यही आपको क्या करना है, चेक करना है, राइट। तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करती है ठीक करने से, तो देखना है जो गलतियाँ ठीक नहीं हुई वो लमसम एग्रीगेट में क्या मटीरियल तो नहीं है, और अगर वो मटीरियल हैं तो आप कौन सा करोगे, ऑब्वियसली क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या फिर एडवर्स ओपिनियन दोगे, क्योंकि क्वालिफाइड में दो आती हैं, एडवर्स और डिस्क्लेमर। एडवर्स तब होती हैं जब वो मटीरियल प्लस परवेसिव होती हैं, और डिस्क्लेमर कब आती हैं, जब वो मटीरियल होती हैं बट मटीरियल होती हैं पर परवेसिव नहीं होती हैं, ठीक है, वो इन दोनों में दोनों होती हैं। तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस दी, हाँ, क्वालिफाइड एंड एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शॉर्ट समरी चार्ट है, आप इसके आराम से कर सकते हैं, ठीक है, रिवाइज सारे स्टैंडर्ड्स। सो हम मिलेंगे न्यू सीरीज़ 500 की सीरीज़ में नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।